हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल 21 कॉर्नर्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। गाइस, इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बना रखी हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ये हमारी आखिरी वीडियो होगी इस टॉपिक पे और आज हम पूरा फंडामेंटल राइट्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, हमारा ये चैनल कवर करता है यूपीएससी सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, एफकेट, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आर्टिकल 31 तक। ठीक है, 31 क्या था? आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन वो अब फंडामेंटल राइट नहीं है, वो अब एक लीगल राइट हो चुका है। ठीक है, उसके आगे आज हम शुरू करेंगे आर्टिकल 32 से। पिछली आर्टिकल 31 तक पढ़ने के लिए आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं आर्टिकल 32 से। तो देखो गाइस, आर्टिकल 32 क्या कहता है? ठीक है, आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब कि अगर फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले हुए हैं उन्हें सेव करना है, मतलब कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को अबॉलिश कर रहा है या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, तो हम उसे सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं आर्टिकल 32 से। ओके, और अगर हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना तो हम हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं आर्टिकल 226 से। ओके, तो यही है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर देखो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किस तरीके से काम करता है हमारे राइट्स को सेव करने के लिए। तो देखो, वो 5 टाइप के रिट्स जारी करता है। ठीक है, 5 टाइप्स की रिट्स देगा ताकि हमारे फंडामेंटल राइट सेव हो सकें। ये रिट्स क्या होती हैं, तो ये आपको मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। ठीक है, पहले हम जानते हैं 5 रिट्स हैं कौन कौन सी। देखो दोस्तों, ये 5 रिट्स हैं हेबियस कॉर्पस। ठीक है, इसका मतलब होता है टू हैव अ कमांड। ठीक है, ये आप अभी यहाँ याद कर लेना, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, हैबियस कॉर्पस मतलब टू हैव अ बॉडी। मैंडमस मतलब टू कमांड, मतलब परमादेश। ठीक है, परम आदेश। प्रोहिबिशन टू प्रोहिबिट और स्टॉप, मतलब रोक देना किसी को। ओके, सर्टेरियरी या कार्टियोररी, देखो इसे लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, कार्टियोररी या सर्टेरियरी, आप जो मर्जी बोल लें, बस आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कार्टियोररी इसका मतलब है टू इन्फॉर्म, और क्यो वारंटो इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। देखो अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, पहला हम स्टार्ट करते हैं हेबियस कॉर्पस से। तो देखो क्या होता है हेबियस कॉर्पस में। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या था? टू हैव अ बॉडी। मतलब इस केस में क्या होता है, जैसे मान लो किसी भी बंदे ने किसी दूसरे बंदे को गुलाम बना लिया ज़बरदस्ती, मतलब या फिर उसे किडनैप कर लिया या फिर डिटेंट करके रखा हुआ है, मतलब अपनी कस्टडी में रखा हुआ है बिना किसी परमिशन के, या फिर पुलिस वाले ने भी बिना किसी अरेस्ट वारंट के या परमिशन के या बिना क्राइम के उसे बंदी बना रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हेबियस कॉर्पस रिलीज करता है। ठीक है, तो इसी क्या कहते हैं? टू हैव अ बॉडी और इलीगल डिटेंशन के लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए काम हो गया? इलीगल डिटेंशन के लिए। अब देखो सेकंड है मैंडमस। ठीक है, मैंडमस इसका मतलब क्या था? परमादेश। ठीक है, या फिर टू कमांड। तो देखो मैंडमस किसी के लिए भी प्रोड्यूस हो सकता है, जैसे पब्लिक ऑफिसर के लिए, जैसे मान लो हमें अगर पासपोर्ट बनाना है या फिर वोटर आईडी कार्ड बनवाना है तो हमें जाना पड़ेगा अथॉरिटी में। ठीक है, बनवाने के लिए वहाँ पे कोई ना कोई पब्लिक ऑफिसर होगा, तो अगर वो अपना काम नहीं कर रहा, ठीक है, और हमें उसके खिलाफ कुछ करना है, तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि ये पब्लिक ऑफिसर अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से नहीं कर रहा। ओके, या फिर वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर काम कर रहा है, जैसे मान लो एक एरिया है उसके अंदर की पुलिस उस एरिया में काम कर रही है, लेकिन मान लो दूसरे एरिया में कोई केस हुआ। ठीक है, जैसे मान लो ये एक एरिया है, इसकी पुलिस है, और दूसरे एरिया में कोई केस हुआ इस वाले एरिया में, तो इसकी पुलिस यहाँ काम नहीं कर सकती। ठीक है, ये काम नहीं कर सकती। अगर ये कर रहा है तो इसके खिलाफ भी हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। ओके, तो इसे ही बोलते हैं मैंडमस। तो इसे ही कहते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट को हम सेव कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट मैंडमस रिलीज करेगा। ओके, उसके बाद में देखो ये आता है प्रोहिबिशन। अगला है प्रोहिबिशन।
प्रोहिबिशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, टू स्टॉप मतलब रोक देना, प्रोहिबिट कर देना। ओके, इसके अंदर क्या होता है, देखो दोस्तों, प्रोहिबिशन सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के लिए रिलीज होता है। जुडिशरी मतलब ट्रिब्यूनल्स या फिर जुडिशरी। और जैसे अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट रिलीज कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए या फिर किसी भी ट्रिब्यूनल के लिए रिलीज कर सकता है ये प्रोहिबिशन। लेकिन अगर मान लो हाई कोर्ट रिलीज कर रहा है, ठीक है, हाई कोर्ट प्रोहिबिट कर रहा है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं कर पाएगा, लेकिन अपने से छोटे कोर्ट को ही कर सकता है। तो मतलब आपको समझ आया होगा, प्रोहिबिशन के अंदर कोई भी कोर्ट अपने से इन्फीरियर कोर्ट मतलब अपने से जूनियर कोर्ट को ही प्रोहिबिशन दे सकता है कि आप। और ये प्रोहिबिशन के अंदर होता क्या है, मान लो एक केस चल रहा है, ठीक है, उस केस के अंदर ये केस चल रहा है एक, उस केस के अंदर बहुत सारी इरेगुलरिटी हो रही है, मतलब कि इरेगुलरिटी मतलब उस केस में आपको लग रहा है कि करप्शन चल रही है या फिर कुछ भी चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट इस जो जुडिशरी को मतलब इस कोर्ट को आदेश देगा कि इस केस को अब सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाए। और अगर हाई कोर्ट आदेश दे रहा है तो इस केस को हाई कोर्ट में भेज दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ करता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इसका मतलब होता है प्रोहिबिशन। और ये प्रोहिबिशन दिया कब जाता है, जब ट्रायल चल रहा होता है, मतलब कि अभी तक डिसीजन हुआ नहीं है, अभी तक कोई भी क्रिमिनल या फिर कुछ भी साबित हुआ नहीं है और ट्रायल अभी चल रहा है, मतलब कंटिन्यू चल रहा है, तो इस केस में होता है प्रोहिबिशन। और अगर मान लो ट्रायल हो गया पूरा, ठीक है, ट्रायल हो गया पूरा, तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फिर क्या रिलीज करेगा, वो रिलीज करेगा कार्टियोररी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टू क्वैश द ऑर्डर, मतलब जो भी ऑर्डर या डिसीजन लिया गया है हाई कोर्ट द्वारा या फिर उसके जूनियर कोर्ट द्वारा, ठीक है, उस ऑर्डर को क्वैश कर दिया जाएगा, मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद उस केस को चलाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ने, जिसने भी मतलब वो कार्टियोररी दी होगी, ठीक है। तो ये होता है कार्टियोररी। तो देखो गाइस, दोनों में आपको एक डिफरेंस पता चलेगा प्रोहिबिशन और कार्टियोररी में। प्रोहिबिशन कब दिया जाता है, जब ट्रायल चल रहा है, ठीक है, अभी तक कोई डिसीजन आया नहीं है और ट्रायल चल रहा है। और कार्टियोररी कब दिया जा रहा है, जब ट्रायल कंप्लीट हो चुका है और अब उस ऑर्डर को क्वैश करना है और फिर इस ऑर्डर को अपने सुपीरियर कोर्ट में भेजना है, ठीक है, इस केस को अपने सुपीरियर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में भेजना है। ओके, तो आपको डिफरेंस समझ आया होगा प्रोहिबिशन और कार्टियोररी में। और गाइज एक और चीज़ देखो, जो हेबियस कॉर्पस है, मैंडामस है एंड को वारंटो है, ये किसी भी मतलब जुडिशरी के खिलाफ या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ रिलीज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लेकिन जो ये प्रोहिबिशन एंड कार्टियोररी है, ये सिर्फ जुडिशरी के खिलाफ ही रिलीज होता है, जुडिशरी या फिर ट्रिब्यूनल्स। ओके, तो ये मेन डिफरेंस है, तो ये आप याद रखना। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, ये चारों मैंने कवर कर दिए, अब मैं आपको बताता हूँ को वारंटो। देखो को वारंटो क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मान ले एक पुलिस वाला है, पुलिस इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर होने के लिए उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। मान लो आपको किसी के ऊपर शक है कि वो सिर्फ 12th पास है, उसने ग्रेजुएशन नहीं करी है, ठीक है, तो आपको ये शक है पुलिस ऑफिसर के ऊपर, किसी के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में एक FIR डालेंगे, मतलब केस करेंगे कि इस बंदे के पास अथॉरिटी नहीं है, ये फिर भी इस तरीके से एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट को वारंटो रिलीज करेगा और उस बंदे को बोलेगा कि प्रोड्यूस करो अपने ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स उसके पास हुए तो ठीक है, और अगर नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट उसका सस्पेंशन कर देगा या फिर उसके राइट्स का हनन कर लेगा और उसको उस ड्यूटी से सस्पेंड कर देगा। तो ये किसी के भी खिलाफ हो सकता है, मतलब किसी भी पब्लिक ऑफिसर या फिर किसी के भी खिलाफ ये को वारंटो रिलीज हो सकता है, इवन जजेस के खिलाफ भी ये रिलीज हो सकता है, ठीक है। तो को वारंटो हो गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पूछ रहा है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से हो तुम इस पोस्ट पे, ठीक है गाइस। तो ये क्या थे, ये थे आर्टिकल 32 के अंदर 5 टाइप्स के रिट, किस लिए, टू सेव द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, ठीक है। अब चलते हैं आर्टिकल 33 पे। देखो आर्टिकल 33, 34 एंड 35 बहुत सिंपल है। देखो 33 में क्या होता है, 33 में जो हमारी आर्मी है, पुलिस फोर्सेस और इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके भी अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं। लेकिन पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट उनके फंडामेंटल राइट को थोड़ा मॉडिफाई कर देती है, मतलब उन्हें हर तरीके का फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार नहीं मिलता, उनके कुछ राइट को ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि
और ये किस लिए करा जाता है, ताकि एक डिसिप्लिन मेंटेन करा जा सके। ठीक है, डिसिप्लिन कैसा, आपने देखा होगा पाकिस्तान में या फिर बहुत सारी कंट्रीज़ में कूप हो जाता है, मिलिट्री कूप हो जाता है। तो मिलिट्री कूप क्या होता है, जैसे मिलिट्री ने प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया, प्रेसिडेंट को हटा दिया, कूप हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें इंडिया में ना हो, डेमोक्रेसी की वैल्यू हो, इसीलिए इस आर्टिकल को रखा गया है, आर्टिकल 33 को, ताकि जिसमें आर्मी, पुलिस फोर्सेज और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस को अंडर में रखा जाए, उनके पूरे मौलिक अधिकार उनको नहीं दिए जाए। ठीक है, तो यही हो गया आर्टिकल 33। और अब आते हैं आर्टिकल 34 पे। देखो, मार्शल लॉ, ये क्या होता है। मार्शल लॉ जब किसी एरिया में, मान लो किसी एरिया में बहुत सारी गड़बड़ हो रही है, जैसे हमने देखा था जाट एजिटेशन, जब जाटों ने आंदोलन करा था अपना ओबीसी स्टेटस मांगने के लिए, तो क्या हुआ था उस टाइम पे पुलिस फोर्सेस से चीज़ें संभलना बंद हो गई थी, क्योंकि बहुत सारी भीड़ आ गई थी, तो चीज़ें हैंडल हो नहीं पा रही थी। तो क्या हुआ, उस स्टेट में, मतलब हरियाणा में, आर्मी को भेज दिया गया। ठीक है, आर्मी को। तो इसे ही क्या कहा जाता है, अब मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स अपना कोई भी बंदा यूज़ नहीं कर सकता और बाहर नहीं घूम सकते हम खुले में ऐसे ही, तो इसे ही कहते हैं मार्शल लॉ। तो इस मार्शल लॉ को आर्टिकल 34 में डिफाइन करा गया है। ठीक है, कि मार्शल लॉ कैसे काम करेगा। तो आर्टिकल 34 बात करता है मार्शल लॉ की, और आर्टिकल 35 बात करता है कि पार्लियामेंट के पास राइट्स हैं कि वो फंडामेंटल राइट को चेंज और अमेंड और एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कौन डिसीजन ले सकता है, ये है गाइस पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट इज द मेन बॉडी टू टेक अ डिसीजन ऑन द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट कौन हो गई फंडामेंटल राइट्स के लिए, पार्लियामेंट। ठीक है, अब देखो, ये हो गए हमारे पार्ट 3 कवर, जिसके अंदर आते हैं आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक है, 35 आर्टिकल हमने कर लिए, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ जो पेपर में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, और वो सही में इंटरेस्टिंग भी है। जैसे देखो, एक है गोल्डन ट्रायंगल इन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये गोल्डन ट्रायंगल इन फंडामेंटल राइट्स, ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल में देखो 3 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, ये 3 कॉर्नर्स हैं, तो मतलब 3 ही आर्टिकल होंगे। तो ये देखो आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल आते हैं इसमें, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। ये क्यों आते हैं आपको याद होगा, मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ वैसे आपको, लेकिन एक बार रिवाइज करा देता हूँ यहाँ पे। देखो, आर्टिकल 14 किस बारे में बात करता था, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। आर्टिकल 19 किस बारे में बात करता था, फ्रीडम्स के बारे में, जो हमें 6 तरीके की फ्रीडम है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड ऑल। तो ये सारी फ्रीडम्स के बारे में कौन बात करता है, आर्टिकल 19। और आर्टिकल 21 किस बारे में बात करता है, आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये कंप्लीट कर देते हैं किसी भी बंदे के फंडामेंटल राइट्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। अब देखो, अगला है राइट टू इंफॉर्मेशन। आपने दोस्तों सुना होगा आरटीआई। ठीक है, ये आरटीआई होती क्या है, आरटीआई का मतलब होता है कि मान लो हमें किसी चीज़ पे शक है या फिर हमें किसी चीज़ के बारे में जानना है। ठीक है, तो उसके लिए हम आरटीआई की लगाते हैं, ताकि हम उसके बारे में हमें नॉलेज मिल सके, उसके बारे में हमारे अंदर की जो भी जानकारी है वो हम ले सके, हमें पता चल सके कि किस तरीके से काम हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये आरटीआई का अधिकार हमें किसके तहत मिलता है, ये मिलता है हमें आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल 19 में क्या आते हैं दोस्तों, उसमें आती हैं हमारी फ्रीडम्स, 6 टाइप्स की फ्रीडम्स। ठीक है, अब देखो, स्ट्राइक इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। दोस्तों देखो, आजकल बहुत सारी, हमने देखा दिसंबर और जनवरी में बहुत सारी स्ट्राइक्स देखने को मिली, हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले। ठीक है, तो आप ये कंफ्यूज मत करना कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं किसी भी बंदे के, नहीं, स्ट्राइक कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, स्ट्राइक फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर ये क्वेश्चन में आता है कि स्ट्राइक का फंडामेंटल राइट है, तो आप सीधे नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्ट्राइक फंडामेंटल राइट नहीं है, इसे याद कर लेना दोस्तों। अब देखो अगला, देखो ये है फंडामेंटल राइट्स ओनली फॉर इंडियंस। ठीक है, ये कुछ फंडामेंटल राइट हैं, कितने हैं, 5 फंडामेंटल राइट। ये सिर्फ इंडियन को ही दिए गए हैं, किसी फॉरेन बंदे को नहीं दिए गए। मान लो कोई फॉरेन अपने इंडिया में आ रहा है, तो उसे ये राइट्स नहीं है। तो ये राइट कौन कौन से हैं, देखो, आर्टिकल 15 जो बात करता है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, आर्टिकल 16 जो बात करता है उसके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सबको, आर्टिकल 19 किसके बारे में बात करता है,
19 बात करता है फ्रीडम्स के बारे में, आर्टिकल 29 किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 29 करता है माइनॉरिटी के बारे में, और आर्टिकल 30 किसके बारे में बात करता है कि माइनॉरिटी अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकती हैं। ठीक है, तो ये होते हैं, ये 5 तरीके के आर्टिकल्स हैं। ये सिर्फ इंडियन को ही अलाउड है, फॉरेनर्स को अलाउड नहीं है। ऐसा क्यों है कि ये फॉरेनर्स को अलाउड नहीं है? क्योंकि देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लो कोई फॉरेन आ रहा है, कोई फॉरेनर इंडिया में आ रहा है, वो आर्टिकल 19 के तहत, फ्रीडम के तहत प्रोटेस्ट करने लग जाए, अपनी फैमिली बनाने लग जाए, कहीं भी घूमने लग जाए, कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन कर ले, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ले, तो यही सब रोकने के लिए हमने क्या करा, हमने ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स क्या हो गए, सिर्फ इंडियंस के लिए हैं अभी ये आर्टिकल्स। अब देखो, इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी दोस्तों क्या होती है? नेशनल इमरजेंसी होती है कि जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है कि अब देश में सिर्फ पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगी अब, तो इसे ही क्या बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी। ये किस लिए लगा दी जाती है दोस्तों? ये लगा दी जाती है कि मान लो कोई एग्रेशन हो रहा है, वॉर होने लग गया, चीज़ें संभल नहीं रही हैं स्टेट में, तो नेशनल इमरजेंसी लगा दी। ठीक है, ये हमारी कंट्री में 3 बार लग चुकी हैं आज तक। ये मैं आपको जब हम नेशनल इमरजेंसी का पार्ट करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके बारे में अभी देखो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्या चीज़ है। देखो, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब फंडामेंटल राइट आर्टिकल्स जो भी हैं वो सब सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 एंड 21 ये दोनों कभी सस्पेंड नहीं होते। दोस्तों ये आर्टिकल 20 और 21 थे क्या? ये थे, आर्टिकल 20 था जो हमने बताया था कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस वाला, कि मतलब किसी बंदे को ज़बरदस्ती कबूल नहीं करवाया जाएगा उसका गुनाह, या फिर उसको ज़बरदस्ती डबल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये सब था आर्टिकल 20 में। और आर्टिकल 21 में क्या था? आर्टिकल 21 में था राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल्स कभी भी अबॉलिश नहीं होंगे भले ही नेशनल इमरजेंसी लग जाए। ओके, तो फंडामेंटल राइट सारे सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ ये दोनों फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होंगे। और दोस्तों बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में देखो, आपको मैंने जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर पढ़ रहे थे, मतलब प्रियम्बल वाला वो पार्ट पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या बोला था कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो है प्रियम्बल। लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला? भीमराव अम्बेडकर ने बोला कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 है। ओके, ये डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किसे बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल को। एंड BR अम्बेडकर ने किसे बोला है? भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने बोला है आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 क्या है दोस्तों? आर्टिकल 32 था, अभी मैंने आपको बताया था शुरू में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट को सेव करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ओके, और सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट को सेव करने के लिए 5 टाइप्स की रिट जारी कर सकता है। ये सब मैंने आपको बता दिया है, तो आप एक बार रिवाइंड करके देख लें और आप याद कर लो उसे। अब देखो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इज इम्प्लाइड इन, कि मतलब राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंदर आता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों, इसका आंसर है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो किस आर्टिकल में आता है दोस्तों? आर्टिकल 21 में। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 21 में। और अब अगला क्वेश्चन है, ये आज की वीडियो का क्वेश्चन है, और इसका क्वेश्चन आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और इसकी अगली वीडियो में डालूंगा दोस्तों फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वही एग्जाम्स में रिपीट करके पूछे जाते हैं बार बार, वो मैं आपको अगली वीडियो में कवर करूंगा और आप उसे देखना, आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।